वो तय कर चुका था कि अब उन सभी प्रतिद्वंद्वी परिवारों को एक-एक करके मिटा देगा। रात के समय दृश्य लौटता है। हमारा नायक देखता है कि उसकी पत्नी अंधेरे जंगल में घबराहट में उसे ढूंढती हुई भागती चली आ रही है। वू का चेहरा डर से सफेद पड़ा है। वो बुरी तरह उसे पुकार रही है, क्योंकि वो आमतौर पर ऐसे खतरनाक स्थानों में कभी कदम तक नहीं रखती। यान दूर खड़ा ये सब देखता है और उसके दिल में एक नरम सी लहर उठती है। उसकी लड़की, जो अंधेरे और चूहों से जानलेवा डरती है, फिर भी उसकी चिंता में अपनी सारी डर फोबिया भुलाकर यहां तक चली आई थी। छाया से बाहर निकलकर वो मुस्कुराते हुए उसके पास आता है और शांत आवाज में कहता है कि सब ठीक है, वो अपना काम पहले ही निपटा चुका है। उसकी पत्नी भारी सांस छोड़ती है, राहत महसूस करती है कि उसका पति सकुशल है, लेकिन तुरंत चिंतित होकर पूछती है कि उसे इतना समय क्यों लग गया। माहौल की गंभीरता तोड़ने के लिए यान जमीन की तरफ इशारा करके अचानक चिल्लाता है, सावधान, तुम्हारे पैरों के पास एक विशाल चूहा है। लड़की चीखते हुए उछलकर सीधे उसके बाहों में समा जाती है। डरी सहमी वो कांपते हुए पूछती है, कितना बड़ा चूहा आखिर गया कहाँ। चालाक यान मौके का फायदा उठाकर उसे कसकर थाम लेता है और कहता है कि वो चूहा तो भाग गया। फिर हल्की मुस्कान के साथ जोड़ देता है, वैसे तुम बहुत अच्छी खुशबू दे रही हो। ये सुनते ही उसकी पत्नी का चेहरा गहरा लाल हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसके पति ने उसे डराकर सिर्फ इसलिए बहाना बनाया था ताकि वो उसे अपनी बाहों में भर सके। यान उसे एक झटके में ब्राइडल स्टाइल उठा लेता है और कहता है, चलो मैं मेरी रानी को कार तक सुरक्षित लेकर चलता हूं। दोनों प्यार में डूबे हुए जंगल से निकलने लगते हैं। दृश्य कट होता है। कुछ जासूस दूर कार में छिपे हुए सब देख रहे थे। वे हकबक्का रह जाते हैं कि नायक बिल्कुल सुरक्षित कैसे लौट आया और युवा मास्टर जाओ कहाँ गायब हो गया। घबराए हुए वे भागते हैं और चिल्लाते हुए अपने मालिक को पुकारते हैं, लेकिन वहां सिर्फ खाली जमीन मिलती है, न कोई लाश, न कोई निशान। ये खबर बिजली की तरह जियाओ परिवार की हवेली तक पहुंचती है, जहां अचानक हड़कंप मच जाता है। कुल के उत्तराधिकारी के गायब होने से सभी में अफरा तफरी है। जियाओ परिवार का मुखिया दहाड़ता है कि दो दो जिंदा लोग हवा में कैसे गायब हो गए। उसके आदमियों के पैर कांपते हैं। वे बताते हैं कि 100 लोगों ने पूरे पार्क और नदी को 8 बार खंगाला, लेकिन कोई सुराग तक नहीं मिला। वे बताते हैं कि एक रहस्यमयी महारथी ने सिर्फ 2 मिनट में सभी को गिरा दिया और दोनों लक्ष्यों को आसानी से उठा ले गया। बूढ़ा दूचैन ठंडे पसीने से परबतर हो जाता है। वो बड़बड़ाता है कि क्या ये परिवार ने किसी विशेषज्ञ को बुलाया है या 5 साल पुराने उन भूतों की वापसी हो गई है। वो गुर्राकर आदेश देता है कि तुरंत फिर से खोज शुरू की जाए और जरा सी भी जानकारी मिले तो तुरंत मुझे बताया जाए। गुस्से में भरा वो गलियारे में चलता है। अपने दाहिने हाथ की गुमशुदगी पर पछताता है और बड़बड़ाता है कि उसे यान को सालों पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन जैसे ही वो अपने दफ्तर का दरवाजा खोलता है, वो वहीं ठिठक जाता है, क्योंकि उसकी कुर्सी पर कोई बैठे उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, पूरी शांति से। उसकी उंगली कांपती है, आंखें फैल जाती हैं और वो दहाड़कर पूछता है, तुम तुम कौन हो मेरे ऑफिस में। याय फैन हल्की सी भयावह मुस्कान देता है और कहता है कि वही वो व्यक्ति है जिसे बूढ़े आदमी ने 5 साल पहले खत्म करने की कोशिश की थी। ये सुनकर बूढ़ा आदमी सदमे में जम जाता है। उसे समझ आ जाता है कि हमारा नायक बेवकूफ नहीं था, वो तो बस अब तक जानबूझकर अनजान बना हुआ था। विश्वासघाती घबराकर अपने आदमियों को बुलाने के लिए चीखने ही वाला होता है कि तभी कोई वस्तु तेजी से हवा चीरती हुई उसकी ओर आती है। अगले ही पल एक कलम उसकी हथेली को भेदते हुए उसे दीवार से चिपका देती है। वो दर्द से चीखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर निकल ही नहीं पाती, क्योंकि उसी समय किसी चीज से उसका मुंह ढक दिया जाता है। यायफैन ठंडे स्वर में चेतावनी देता है कि अगर वो सच सच सब बता देगा तो शायद उसकी पीड़ा थोड़ी कम हो सकती है। उधर गुंडा घबराहट में मुंह से कपड़ा हटाने की कोशिश करता है, लेकिन डर और दर्द से उसकी सांसें अटक रही होती हैं। हमारा नायक सख्ती से पूछता है कि क्या तियानलोंग को उसी ने मारा था। फिर व्यंग से कहता है कि नए साल पर कोई हत्यारा अपने पास क्यों रखेगा। बूढ़े आदमी के माथे पर पसीना बहने लगता है। वो हकलाते हुए कहता है कि वो लोग सिर्फ ऊपर से आए आदेशों का पालन कर रहे थे, वे दोषी नहीं थे। यायफन उसकी बात बीच में ही काट देता है और पूछता है कि वोंग और ली परिवारों के अलावा और कौन लोग लू परिवार की सेवा करते हैं। डरा हुआ आदमी कबूल करता है कि सिर्फ वही 2 परिवार हैं, लेकिन वो चेतावनी भी देता है कि याई कबीले पर कुछ छिपे हुए महारथी लगातार नजर रखे हुए हैं। यायफेन और पूछताछ करता है कि लू परिवार के पीछे असली बड़ा बॉस कौन है।
बूढ़ा आदमी बताता है कि वो सिर्फ एक यंग मास्टर जो का नाम जानता है और कहता है कि उनकी शक्ति इतनी खतरनाक है कि वे शहर के गवर्नर तक का फैसला कर सकते हैं। उन्हें हराना असंभव है। हमारा नायक उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि ये चिंता उसे नहीं करनी चाहिए। बूढ़ा आदमी घुट्टी आवाज में कहता है कि उसके पास एक और सुराग है। याएफेन उसे जल्द बताने का आदेश देता है। विश्वासघाती बताता है कि उन्होंने याई परिवार पर हमला सिर्फ ताकत के लिए नहीं किया था, वे एक खास वस्तु की तलाश में थे। ये सुनकर याएफेन उसका गला और कस देता है और पूछता है कि वो वस्तु आखिर है क्या। लेकिन बूढ़ा आदमी डर से लाल टपकाते हुए कसम खाता है कि उसे उस चीज के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं, वो तो बस एक मोहरा है। याएफेन का धैर्य टूट जाता है। वो ठंडे स्वर में कहता है कि अगर उसके पास कोई उपयोगी जानकारी नहीं है तो उसके जीवित रहने का भी कोई कारण नहीं। अगले ही क्षण वो अपनी सुनहरी ऊर्जा छोड़ता है और दुश्मन को वहीं खत्म कर देता है, बिना कोई निशान छोड़े। अगली सुबह शहर इस खबर से दहल जाता है कि श्याओ परिवार को रातों रात कोई पूरी तरह मिटा गया है। एक बुजुर्ग कहता है कि इतना साफ सुथरा काम सिर्फ कोई अत्यंत शक्तिशाली विशेषज्ञ ही कर सकता है, शायद उस कबीले से बदला लेने आया हो। गार्ड कप्तान लांगफा मामले की जांच करते हुए कहता है कि श्याओ परिवार ने ही युवा स्वामी की कार एक्सीडेंट करवाई थी, लेकिन बूढ़े अफसर को लगता है कि बात इतनी साधारण नहीं। वो आदेश देता है कि जांच जारी रखें क्योंकि याई परिवार अभी भारी खतरे में है।